यह कहानी पुरानी जमाने की है, जब एक बहुत ही बेवकूफ नाई हुआ करता था। वह कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता था। बाल काटते वक्त कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला चीर देता था। नतीजा ये हुआ कि लोग उससे कटवाना बंद कर दिए और उसकी रोजी रोटी छिन गई। धीरे धीरे उसे अपनी सारी चीजें बेचनी पड़ी और आखिर में उसके पास बस दो चीजें बची, एक उसकी बीवी और दूसरा उसका उस्तरा। और यह समझना मुश्किल था कि इनमें से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन जब उसकी बीवी उसकी बेवकूफियों पर ताने मार रही थी तो वह थक कर बोला, अब बार बार बोलने का क्या फायदा। मैं मानता हूं कि मैं कभी कुछ कमा नहीं सकता और किसी और को भी कमाने नहीं दूंगा। अगर तुम काम नहीं कर सकती तो भीख मांगो, मैं भूखा मरना नहीं चाहता। उसकी बीवी बोली, राजा के महल जाओ, आजकल राजा अपनी बेटी की शादी की खुशी में गरीबों को दान दे रहा है। नाई राजा के पास गया और बोला, मुझे कुछ दे दीजिए। राजा ने पूछा, क्या चाहिए? नाई कुछ सोच नहीं पाया, बोला, कुछ भी दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शहर के बाहर एक उजड़ी बुजड़ी जमीन देता हूं। नाई घर लौटा और बीवी से बोला, मुझे जमीन मिली है। बीवी गुस्से से बोली, इस उजाड़ जमीन का हम क्या करेंगे? हमारे पास हल चलाने के लिए बैल भी नहीं है। नाई उदास होकर बैठ गया, मगर उसकी बीवी चालाक थी। उसने योजना बनाई और दोनों उस जमीन पर गए। बीवी जमीन को देखती और नाई को इशारे करती कि वह भी ऐसा ही करे, लेकिन जैसे ही कोई आदमी पास आता वो कुछ न करने का नाटक करते। पास के जंगल में 7 चोर रहते थे। उन्होंने सोचा कि यह दंपति जमीन में कुछ खजाना ढूंढ रहे हैं। जब शाम ढली तो एक चोर नाई के पास आया और उससे पूछने की कोशिश की कि वह क्या ढूंढ रहा है। नाई की पत्नी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे थक कर बोली, यह जमीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहाँ 5 हंडियों में अशर्फियां, सोने के सिक्के काट रखी थीं, लेकिन मरने से पहले वे हमें सही जगह बताने से पहले ही चल बसे। अब हम वही हंडियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम यह बात किसी से भी मत कहना, वरना कोई और उन्हें निकाल ले जाएगा और हम कुछ नहीं पा सकेंगे। चोर ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। मगर जैसे ही रात हुई और नाई दंपति घर लौटे, चोर अपने बाकी 6 साथियों को लेकर आया और सभी ने मिलकर बैलों से खेत में हल चलाना शुरू कर दिया ताकि खजाना ढूंढ सके। सुबह तक खेत की हालत ऐसी हो गई जैसे उसमें 7 बार हल चला दिया गया हो, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह जब नाई की पत्नी खेत में हल चला देखती है तो वह बहुत खुश होती है। वह उधार बीज लाती है और उस जमीन में बुवाई कर देती है। हल अच्छे से चला था, इसलिए फसल भी बहुत अच्छी हुई। नाई की पत्नी ने सारे कर्ज चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने थोड़ा सा सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने यह देखा तो वे गुस्से से तमतमा उठे। वे नाई के घर पहुंचे और बोले, हमें भी फसल में हिस्सा चाहिए क्योंकि हल तो हमने चलाया था। नाई की पत्नी हंसकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि जमीन में सोना है, लेकिन वह तुम्हें नहीं मिला। अब वो सोना हमारे घर में एक मटके में रखा है, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। चोरों ने धमकी दी, अगर तुम हमें सीधे तरीके से सोना नहीं दोगी तो हम खुद ले लेंगे, आज रात देख लेना। नाई की पत्नी ने फिर मना कर दिया। चोर चले गए, लेकिन उनमें से एक चोर चुपचाप घर के अंदर छिप गया ताकि रात में अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल सके। लेकिन नाई की पत्नी ने उसे अपनी नजर के कोने से छुपते हुए देख लिया। नाई डर गया और अपनी पत्नी से घबरा कर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसी जगह छुपाया है कि कोई ढूंढ नहीं सकता। बाहर दरवाजे के पास जो मटका रखा है उसी में मिठाइयों के नीचे छुपाया है। यह सुनकर छुपा हुआ चोर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वह अपनी छिपने की जगह से निकला और वह मटका उठाकर चुपचाप भाग गया। सारे चोर जंगल में मिले और खजाना बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर बोला, नाई की बीवी ने कहा था कि ऊपर मिठाई रखी है ताकि किसी को शक ना हो। पहले मिठाई खा लेते हैं, फिर सोना बांटेंगे। जंगल में अंधेरा था। चोरों ने मटके से मिठाई निकाली और मुंह में डाली, लेकिन तुरंत ही थूकने लगे। दरअसल
नाई की पत्नी ने मटके में मिठाई की जगह आंवले डाल दिए थे। चोरों को बहुत गुस्सा आया। अगली सुबह वे फिर नाई के घर पहुंचे और फसल में हिस्सा मांगने लगे। नाई की पत्नी उन्हें देखकर हंसने लगी। चोर बोले, तुमने हमें 2 बार बेवकूफ बनाया, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वे गुस्से में घर से निकल गए। जाते जाते फिर से एक चोर कोने में छिप गया और इस बार भी नाई की पत्नी ने उसे देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? कहीं गद्दे के नीचे तो नहीं? नाई की पत्नी ने उसे तसल्ली दी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं, सोना बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने उसे बाहर नीम के पेड़ की ऊंची शाखाओं में एक पोटली में बांधकर छुपा दिया है। यह सुनकर चोर बहुत खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो वह अपनी छुपी हुई जगह से निकला और अपने बाकी साथियों को बताया। सारे चोर नीम के पेड़ के नीचे जमा हो गए और ऊपर देखने लगे। ध्यान से देखने पर वाकई एक पोटली पेड़ पर बंधी नजर आई। चोरों का सरदार बोला, सच में पोटली है, कोई एक ऊपर चढ़ो और उसे नीचे उतारो। एक चोर ने अपनी कमीज उतारी, धोती कसकर बांधी और पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन हुआ यूं कि उसी नीम के पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ था। जब चोर छत्ते के पास पहुंचा और उसने हाथ बढ़ाया तो एक मधुमक्खी ने उसकी जांघ पर जोर से डंक मार दिया। दर्द से तड़पकर चोर ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। नीचे खड़े चोर चिल्लाए, तू पोटली उतारने के बजाय उसमें से सोना निकालकर अपनी जेब में डाल रहा है। अंधेरे के कारण बाकी सब चोरों को भी ऐसा ही लगा। पेड़ पर चढ़ा चोर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, पेड़ पर कुछ है जो मुझे काट रहा है। उसी वक्त एक और मधुमक्खी ने उसके सीने पर डंक मार दिया। उसने सीने पर हाथ मारा और मधुमक्खी हटाने की कोशिश की। नीचे खड़े चोर फिर चिल्लाए, हमने देख लिया है, तू सोना छुपा रहा है। अब उन्होंने एक और चोर को ऊपर भेजा, लेकिन अब तक मधुमक्खियां फैल चुकी थीं। उन्होंने उस चोर के शरीर पर भी डंक मारना शुरू कर दिया और वो भी जगह जगह खुद को मारने लगा। बाकी चोरों को लगा कि दूसरा चोर भी बेईमान है और सोना छुपा रहा है। फिर एक एक करके सारे चोर पेड़ पर चढ़ने लगे और हर किसी के साथ वही हुआ, मधुमक्खियों के डंक। आखिर में सरदार की बारी आई। जैसे ही उसने छत्ते को जोर से पकड़ा, वह शाखा टूट गई जिस पर सब खड़े थे। सभी धड़ाम से नीचे गिरे और छत्ता भी उनके ऊपर गिर गया। अब सारी मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ी और सभी चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिन तक सब शांत रहा, क्योंकि चोर इतनी बुरी हालत में थे कि चल फिर भी नहीं सकते थे। नाई और उसकी पत्नी सोचने लगे कि शायद अब चोर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन एक रात फिर खिड़की के पास से कुछ सरसराहट की आवाज आई। नाई की पत्नी ने कान लगाए, वही चोरों की आवाजें। उसका चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नाई को पकड़कर खिड़की के पास एक कोने में छिपा दिया और खुद वहां खड़ी हो गई। एक चोर ने धीरे धीरे खिड़की से सिर अंदर किया और अंधेरे में झांकने की कोशिश की। नाई की पत्नी ने उसी समय झपट्टा मारा और उसका नाक काट डाला। हाय, मेरी नाक किसी चीज से कट गई। चोर दर्द में चिल्लाया, चुप हो जा, सबको जगा देगा। पीछे से किसी चोर ने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से खून बह रहा है। चोर चीखता रहा। दूसरे चोर ने कहा, मैं अंदर जाता हूं। जैसे ही उसने खिड़की की तरफ सिर बढ़ाया, नाई की पत्नी ने पहले की तरह झपट्टा मारा और उसकी नाक भी कटकर नीचे गिर पड़ी। अंदर वाकई कोई तेज चीज है। चोर दर्द से चिल्लाया, शायद कोई बांस की कील निकली होगी, हटो, मैं देखता हूं। तीसरे चोर ने कहा और अपना सिर खिड़की से अंदर डाला। फिर वही हुआ, उसकी नाक भी कटकर दूर जा गिरी। सचमुच अंदर कोई तेज चीज है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी नाक काट डाली हो। तीसरा चोर कराहते हुए पीछे हटा। मूर्खो, तुम सब डरपोक हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सिर डाला और उसकी नाक भी कट गई। फिर पांचवें और छठे चोर के साथ भी यही हाल हुआ। अब बारी थी सरदार की। सरदार बोला, साथियों, तुम सब जख्मी हो चुके हो, किसी एक का ठीक रहना जरूरी है ताकि वह बाकी घायलों की देखभाल कर सके। हम किसी और रात वापस आएंगे। सारे चोर लौट गए। नाई की पत्नी ने एक दिया जलाया और सभी कटे हुए चोरों की नाकें
एक डिब्बी में जमा कर ली। कुछ दिन चैन से बीते। मौसम बहुत गर्म हो गया और कमरे में सोना मुश्किल हो गया, तो नाई और उसकी पत्नी ने आंगन में चारपाई बिछा ली। कुछ दिनों बाद चोर फिर लौट आए। उन्होंने सोचा कि सारा सोना नाई की पत्नी के पास ही है और यहीं उठाकर ले जाना चाहिए। वे चुपचाप आगे बढ़े और नाई की पत्नी की चारपाई को कंधों पर उठा लिया और जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की पत्नी की नींद हिलने डुलने से खुल गई और जब उसने देखा कि चारपाई जंगल की ओर ले जाई जा रही है, वह हैरान रह गई। अब वह सोचने लगी, मैं कैसे बचूंगी। कुछ देर बाद चोर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रुके और बोले, थोड़ा आराम कर लेते हैं। उन्होंने चारपाई जमीन पर रख दी और सोचने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। खुर्रा लॉटरी निकाला गया। पहरे की बारी सरदार की लगी। बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों से परेशान थे, सो सब सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। तभी नाई की पत्नी को एक योजना सूझी। उसने अपना सफेद दुपट्टा चेहरे और सिर पर लपेटा और धीमी आवाज में प्यार भरी गीत गाने लगी। चोरों का सरदार ऊपर देखता है। उसे लगता है कि चांदनी में कोई सुंदर महिला पेड़ पर बैठी है। उसने सोचा, यह जरूर पेड़ की परी है जो मुझ जैसे सुंदर पुरुष पर फिदा हो गई है। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और कहा, तुम कौन हो हसीना, जमीन पर उतर आओ, डरो मत। पेड़ की परी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीमी धीमी आवाज में आशिकाना गाने गाती रही। यह देखकर चोरों का सरदार खुद ही पेड़ पर चढ़ने लगा। जब वह परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक ठंडी सांस ली और मुंह दूसरी ओर फेर लिया। ऐ परी, इतनी उदास क्यों हो? सरदार ने बेचैन होकर पूछा। नाई की पत्नी ने उदास स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम एक धोखेबाज हो। तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। लंबे नाक वाले मर्द अक्सर बेवफा होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वह न मानी। आखिर नाई की पत्नी ने कहा, ऐसा करो, अपनी जुबान लंबी करके बाहर निकालो। मैं उसे छूकर पहचान लूंगी कि यह जुबान झूठ बोल रही है या सच। चोरों का सरदार बहुत खुश हुआ और उसने अपनी जुबान जोर से बाहर निकाली। नाई की पत्नी ने, जिसने पहले चोरों की नाकें काट कर रख ली थीं, अब उसी हथियार से सरदार की जुबान भी काट दी। चीखते हुए सरदार दर्द के मारे पेड़ से नीचे गिर गया। क्या हुआ, क्या हुआ? बाकी चोर जाग गए। सरदार ने पेड़ की ओर इशारा किया, लेकिन कुछ बोल न सका। उसकी जुबान कट चुकी थी और वह बोलने के काबिल नहीं रहा। लगता है सरदार पर जादू हो गया है। पेड़ पर जरूर कोई भूत है। चोर घबरा गए। उसी वक्त नाई की पत्नी ने अपनी सफेद चादर हवा में लहराई और डरावनी आवाजें निकालने लगी। यह देख सारे चोर डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जब वे बहुत दूर निकल गए तो नाई की पत्नी ने भी चारपाई अपने सिर पर रखी और अपने घर लौट चली। कुछ दिन बाद जब सरदार की जुबान का घाव थोड़ा ठीक हुआ तो उसने इशारों इशारों में बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। अब तक सारे चोर अपनी कटी हुई नाक और अब जुबान खोने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नाई की चतुर पत्नी से टकराना उनके बस की बात नहीं। तब वे सब राजा के पास गए और इंसाफ की गुहार लगाई कि उन्हें नाई से उनके परिश्रम का मेहनताना दिलवाया जाए। लेकिन नाई की समझदार पत्नी भी वहां पहुंची और उसने अपना पक्ष रखा। उसने सबूत के तौर पर चोरों की कटी हुई नाकें राजा के सामने पेश कर दी। जब राजा ने चोरों की कटी नाकें देखी और पूरा किस्सा सुना तो उसने सभी चोरों को जेल भिजवा दिया और नाई को अपना वजीर आजम बना दिया। राजा ने कहा, जब तक इस नाई के सिर पर इसकी समझदार बीवी का साया है तब तक यह कोई मूर्खता वाला काम नहीं कर सकता और हमें इससे बेहतर वजीर नहीं मिल सकता। इस तरह नाई की पत्नी की चतुराई की वजह से न केवल चोरों से उनकी जान छूट गई बल्कि उनका जीवन भी पहले से बेहतर हो गया। सीख, समझदारी और सूझबूझ से किसी भी मुश्किल को जीतना मुमकिन है, चाहे सामने कितने ही चालाक दुश्मन क्यों न हों।